हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज सितंबर 21 थर्सडे को टोटल 3 आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल द हिंदू के होंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो आउटर स्पेस ट्रीटी के ऊपर है। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे और प्रीलिम्स से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हम कीप काम जो कि द हिंदू से है। ये आर्टिकल बेसिकली सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के ऊपर है। इससे रिलेटेड प्री एस्पेक्ट और मेंस का एक क्वेश्चन जो है कवर किया जाएगा। लास्ट आर्टिकल हमारा अब्राहम अकॉर्ड को 3 साल पूरे हो गए हैं, तो इससे रिलेटेड प्री एस्पेक्ट प्लस इसके क्या इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक मेंस का क्वेश्चन और प्री का क्वेश्चन दोनों प्रिपेयर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, चैनल लाइक करिए और शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट आर्टिकल है टेकिंग अ जायंट लीप फॉर न्यू एथिक्स इन आउटर स्पेस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और आज का मेन एडिटोरियल है। GS3 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, GS4 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के बारे में हम अलग से बात करेंगे और आउटर स्पेस क्या होता है, करमान लाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे। क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं किस तरीके से। आपको पूछा जा सकता है, डू यू थिंक द वर्ल्ड नीड्स न्यू आउटर स्पेस ट्रीटी। आपको पूछा जा सकता है कि न्यू एथिक्स की ज़रूरत है आउटर स्पेस में। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दोनों पूछे जा सकते हैं। दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। जो आर्टिकल आया है वो मतलब काफ़ी चीज़ें इररिलेवेंट हैं। जो काम की चीज़ है उन सारी चीज़ों को मैंने ले लिया है और उससे जो क्वेश्चन रहेंगे वो हम एड्रेस करेंगे। बेसिकली आउटर स्पेस होता क्या है, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट करते हैं। रीजन बियॉन्ड अ प्लानट एटमॉस्फेयर, जो भी रीजन होगा एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड का, उसको हम क्या कहेंगे, आउटर स्पेस। अगर अर्थ की बात करें तो 100 किलोमीटर से ऊपर वाला जो रीजन है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा आउटर स्पेस। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है, सी लेवल 0, एल्टीट्यूड 100 किलोमीटर पे हमारे सारे एटमॉस्फेरिक लेयर होती है, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, इस तरीके की। 100 किलोमीटर के बाद ये लेयर ख़त्म होगी। एक जो लाइन होगी उसको करमान लाइन कहा जाएगा और उसके बियॉन्ड का जो एरिया है उसको आउटर स्पेस कहा जाएगा। ये जो लाइन दोनों को सेपरेट कर रही है, लाइन सेपरेटिंग एटमॉस्फियर एंड आउटर स्पेस इज कॉल्ड करमान लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी UPSC प्री के लिए। करमान लाइन इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख सकता है। ये बेसिकली क्या कर रही है, दोनों को सेपरेट कर रही है, किसको, आउटर स्पेस और एटमॉस्फियर को। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो करते हैं, डू यू थिंक द वर्ल्ड नीड्स न्यू आउटर स्पेस ट्रीटी, और ऐसा क्यों, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग ट्रीटी है वो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो ट्रीटी बनाई गई थी, कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, ये कब बनाया गया था, 1959 में। किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। इसका जो मेन एम था वो क्या था, टू एनेबल इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस। तो बेसिकली इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाने की कोशिश की गई थी ताकि आउटर जो स्पेस है उसका पीसफुल यूज़ हो सके। तो फर्स्ट ट्रीटी जो है कब हुई थी, 1959 में। सेकंड कब हुई थी, 1963 में। उसमें जितनी कंट्रीज़ थी उन लोगों ने क्या एग्री किया था कि न्यूक्लियर वेपन का जो आउटर स्पेस में यूज़ है उसको क्या किया जाए, प्रोहिबिट किया जाए। खासकर US और USSR ऐसी कंट्रीज़ का ये उस समय जो है लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए रेस लगाई हुई थी, कौन चांद पे कदम रखेगा सबसे पहले, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। 1967 की जो ट्रीटी है उसी को बोलते हैं हम आउटर स्पेस ट्रीटी, जो मेन ट्रीटी है। ठीक है, इस ट्रीटी में काय पे जो है साइन किए गए थे, चीज़ें क्या क्या इश्यूज़ थे। ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल गवर्निंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट इन एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूड मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी वॉज एग्रीड अपॉन। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, जो भी स्टेट हैं उनकी जो एक्टिविटी होगी आउटर स्पेस में उसको रेगुलेट किया जाएगा। क्या क्या एक्टिविटी होगी, मान लो कि एक्सप्लोर कर रहे हैं, मिनरल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इकोनॉमिक यूजेस जो होंगे उसको जो है रेगुलेट किया जाएगा आउटर स्पेस में। और पीसफुल जो है होना चाहिए, आउटर स्पेस का जो भी आप इस्तेमाल करेंगे उसे पीसफुल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। अगर इसका जो मेन पॉइंट था वो क्या था, इट प्रोहिबिट्स ओनली वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन आउटर स्पेस, नॉट ऑर्डिनरी वेपन।
ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें नई आउटर स्पेस पॉलिसी की ज़रूरत है, जहाँ पर हर तरीके के वेपन का इस्तेमाल को क्या करने की ज़रूरत है, बैन लगाने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए क्या किया गया था, प्रोहिबिशन दिया गया था, नॉर्मल वेपन के लिए नहीं दिया गया था। तो अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इंडिया ने मिशन शक्ति किया था, इसमें एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल है वो बनाई गई थी। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है डिप्लॉय कर रही है कहाँ पर, आउटर स्पेस में। तो इसके कारण जो है मिलिट्रीलाइजेशन ऑफ स्पेस हो चुका है, और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आउटर स्पेस की जो ट्रीटी है नई वाली उसकी। और क्या क्या रीज़न है, अगर आप मेंस का क्वेश्चन जो मैंने ऊपर दिया है उसको एड्रेस किया जाए तो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनका मोटिवेशन क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये अगर स्पेस में जा रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर कहीं क्रिटिकल मिनरल दिखें तो उठा के ले आएँ। तो आउटर स्पेस में जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोकने की ज़रूरत है, और चूँकि प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया है तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जैसे कि एलॉन मस्क अगर जाके कुछ ले आता है तो भाई यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। दूसरा जो मेन रीज़न है, रेस टू साउथ ऑफ मून। ठीक है, जो मून है उसके साउथ पोल में जाने की होड़ लग गई। अभी चंद्रयान गया, उसके बाद जो है रशिया का लूना 25 गया, जापान जाने वाला है, उसके बाद नासा जो है आर्टेमिस अकॉर्ड के थ्रू लोगों को भेजने वाला है। तो वहाँ पर एक होड़ लग गई है, तो इसलिए हमें एक नई ट्रीटी की ज़रूरत है ताकि इसे रेगुलेट किया जा सके। थर्ड है स्पेस डेब्रीज। जो स्पेस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कचरा जमा होते जा रहा है। जो सैटेलाइट भेज रहे हैं वो स्पेस पे कहीं रह जाती है, आफ्टर उसका जो भी यूज़ होता है एक साइकिल तक के एक बेसिकली पीरियड तक यूज़ किया जाता है, उसके बाद वो आउटर स्पेस में जो है रहती है, डेबरी की तरह, कचरे की तरह वेस्ट होती है, गार्बेज की तरह। तो स्पेस जो है डेबरी बढ़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इससे डील करने के लिए हमें एक नई ट्रीटी की आवश्यकता है। उसके साथ साथ आउटर स्पेस में बहुत सारे जो है मेटल्स आपको मिलेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं जियो पॉलिटिक्स में, जैसे कि प्लेटिनम, निकोल, कोबाल्ट। इसलिए जो है आउटर स्पेस के जो ट्रीटी है उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ जो मेन आर्गूमेंट दिया जाता है वो है नो एग्रीड इंटरनेशनल फ्रेमवर्क ऑन स्पेस रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड यूटिलाइजेशन। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें वहाँ पर है। तो एक फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, स्पेस रिसोर्स, जो भी स्पेस रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए या यूटिलाइज़ कैसे किया जाए। ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, जो मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा कि क्यों हमें आउटर स्पेस ट्रीटी की ज़रूरत है, न्यू आउटर स्पेस ट्रीटी की। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आर्टिकल है उसके बारे में। आर्टिकल में दिया हुआ है बेसिकली अंटार्कटिका का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अंटार्कटिका में कैसे लोग जो है, सबसे पहले नॉर्वे गया, वहाँ पर क्लेम किया लैंड, उसके बाद अलग अलग कंट्रीज़ गई, ब्रिटिश गए, ब्रिटिशर्स ने वहाँ झंडा गाड़ा। और ये इंसान का नेचर होता है, इंसान को खुजली होती है कि सबसे पहले पहुँचना है, मुझे अपना झंडा लगाना है, मेरा नाम होना चाहिए। साथ ही ये सिर्फ लोगों की नहीं, पॉलिटिकल स्टेट की भी है। इंडिया बोल लीजिए या फिर यूएस बोल लीजिए या फिर रशिया बोल लीजिए, ये मून पे जाना क्यों चाहते हैं, अपना झंडा लगाने। मेन चीज़ यही है, अपना झंडा लगा दो ताकि हमारा नाम हो जाए, हमारा जो है पूरी दुनिया में जो है देखें कि लोग, अरे ये तो वहाँ पहुँच गए, इतने आगे बढ़ गए। हमारी जो साइंटिफिक प्रोनेस है उसको दिखाने के लिए, अलग दिखाने के लिए बस। तो ये सारी चीज़ें अंटार्कटिका से शुरू हुई। अंटार्कटिका में एक्सप्लोरेशन हुआ, लोगों ने टेरिटोरियल क्लेम करना शुरू कर दिया, मतलब कंट्रीज़ ने, नॉर्वे पहुंची, ब्रिटिशर्स पहुंचे, अलग अलग 5-6 कंट्रियाँ वहाँ पहुंच गई। यूएस को लगा कि भाई ऐसे में तो यहाँ पर भी क्या ना हो जाए, कोल्ड वॉर शुरू ना हो जाए, टेरिटरी क्लेम न शुरू ना हो जाए। तो उन्होंने 1958 को, जो कि इंटरनेशनल जियोफिज़िकल ईयर के तौर पे मनाया जाता है, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको इंटरनेशनल जियोफिज़िकल ईयर 1958, इसको ना रट लो, ये आपको स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है। इवन यूपीएससी में भी आजकल इस तरह के फालतू क्वेश्चन आ रहे हैं तो पूछे जा सकते हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्री के लिए। इस समय जो है अंटार्कटिका कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और अंटार्कटिका कॉन्फ्रेंस साइन की गई, अंटार्कटिका ट्रीटी। आज 54 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर। अंटार्कटिका ट्रीटी में 29 कंट्रीज़ ऐसी है जो कंसल्टेटिव स्टेटस लगे हुए हैं, पाए हुए हैं। इंडिया भी कंसल्टेटिव स्टेटस वाली कंट्री है। और ये सारी कंट्रीज़ जो है, जो अंटार्कटिका ट्रीटी थी उसके 2 मेन पर्पस थे। एक थे पीसफुल यूज़, कि आप पीसफुल यूज़ कर सकते हैं, दूसरा था साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन।
साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, मतलब आप वहाँ पर स्टेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्टेशन इस्टेब्लिश करने का मतलब हम वहाँ जाएंगे साइंटिफिक पर्पस के लिए, वहाँ पर कई सारी चीज़ें अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपना स्टेशन बना सकते हैं। इंडिया ने भी बनाया हुआ है, ऐसे कई सारी कंट्रीज़ ने स्टेशन बनाया है, टोटल 66 स्टेशन है। और जब भी आप गलती से अगर अंटार्कटिका पहुँच गए तो वहाँ 4-5 हज़ार लोग आपको हमेशा दिख जाएंगे, या फिर अगर ठंड की बात करें तो वहाँ 1000 लोग तो होते ही होते हैं। तो मेन जो पर्पस था हमारा अंटार्कटिका को अनडिस्टर्ब रखने का, वो तो फुलफ़िल ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अभी भी हम जो है अंटार्कटिका को क्या मान रहे हैं, हमारा जो है पार्टनर मानने की जगह प्रॉपर्टी मान रहे हैं, कि हम जो है एहसान कर रहे हैं अंटार्कटिका को यूज़ नहीं करके, एक्सप्लॉइट नहीं करके। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा ह्यूमन की प्रवृत्ति है। जबकि हम जो है वहाँ जाके पूरा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के नाम पे इतनी भीड़ लगा दी है कि वहाँ की जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है वो सब क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। इकोसिस्टम अननेसेसरली डैमेज हो रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं। तो ये बेसिकली अनएथिकल है। इसी को एग्जाम्पल लेके आउटर स्पेस के बारे में बात की गई है। आउटर स्पेस की जब हम बात करते हैं तो आउटर स्पेस में जो कि 1959 से चालू हो गए थे एग्रीमेंट होना, 1979 में मून एग्रीमेंट अलग से साइन हुआ था। मून एग्रीमेंट में क्या साइन हुआ था चीज़ें, ये आपके प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं आप। मून एग्रीमेंट एडॉप्ट किया गया था 1979 में। उसमें क्लियरली क्या कहा गया था कि अगर आप स्पेस प्रोब कर रहे हैं तो आप सिर्फ किसके लिए कर सकते हैं, पीसफुल पर्पस के लिए कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर कोई स्टेशन लगाएंगे, अगर इस्टेब्लिश करेंगे, तो आपको यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और साथ ही अगर आप मान लीजिए कोई भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहाँ के रिसोर्सेज को, तो वो इंटरनेशनल रिजीम बनाई जाएगी। इंटरनेशनल रिजीम जो है फाइनली जो भी आप चीज़ लेके आएंगे पूरी कंट्रीज़ में डिवाइड होगी। तो वो जो भी आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो टेरिटोरियल क्लेम नहीं कर सकते, और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो सब में डिवाइड होंगे। ऐसे नहीं कि आपने अपना क्लेम कर लिया क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी है। ये सब चीज़ें क्या हैं, मून एग्रीमेंट का हिस्सा है 1979 का। लेकिन हमको इसके बावजूद भी न्यू एथिक्स की आवश्यकता है। न्यू एथिक्स की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अर्थ जो है, ह्यूमन ट्रीट अर्थ एज देयर प्रॉपर्टी नॉट एज देयर पार्टनर। जैसे कि मैंने एग्जांपल अंटार्कटिका जो स्टेशन है वहाँ पर लोगों की प्रेजेंस के कारण जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है वो ख़त्म हो रही है, उसमें आप ये एग्जांपल देके ये बता सकते हैं कि ह्यूमन जो है वो बेसिकली अर्थ को तो प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा है। सिमिलरली आउटर स्पेस भी जो है, जो ह्यूमन काइंड है, जो मैन काइंड है, उसे किसकी तरह ट्रीट करना चाहिए, पार्टनर की तरह ट्रीट करना चाहिए। अर्थ का पार्टनर, ना कि अर्थ की प्रॉपर्टी की तरह। मून को हमें अर्थ का पार्टनर की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि किसकी तरह, प्रॉपर्टी की तरह। ये मेन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था अंटार्कटिका से जो हम सीखे थे, उससे सीख के हमें ये अप्लाई करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमारे लिए एथिक्स की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि अब इतनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है और ऑलरेडी हालांकि साइन कर चुके हैं, लेकिन अब लूनर एक्सप्लोरेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, हमें जो आउटर स्पेस है उसके फंडामेंटल राइट को अलग से डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। साथ में जो स्पेस डेब्री है उसकी भी अर्थ को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, मतलब ह्यूमन काइंड को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ही तो पहुँचा रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे एथिक्स के लिए कारण है। हमें न्यू एथिक्स चाहिए, उसमें हमें 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमें पार्टनर की तरह ट्रीट करना है आउटर स्पेस को। दूसरा, हमें जो फंडामेंटल राइट हैं आउटर स्पेस के उसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। तीसरा, हमें स्पेस डेब्रिस का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये इसके एथिकल एस्पेक्ट हो गए और ये न्यू एथिक्स हो गई। ठीक है, यही जो है बेसिकली क्या है आर्टिकल में दिया हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि न्यू एथिक्स की ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है और क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों मेंस के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मून एग्रीमेंट के बारे में आपको 1979 एग्रीमेंट है, इसको प्लीज़ यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से अंटार्कटिका जो एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। अंटार्कटिका जो ट्रीटी है उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और दूसरा पीसफुल पर्पस। इसके साथ साथ वहाँ पर कोई भी मिलिटरलाइजेशन नहीं अलाउ था, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अलाउ नहीं था, इवन इकोनॉमिक जो एक्सप्लॉइटेशन है वो भी अलाउ नहीं है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है अंटार्कटिका ट्रीटी का हिस्सा है, ये भी आपको याद रखना है। ये भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मून एग्रीमेंट और अंटार्कटिका ट्रीटी, आउटर स्पेस ट्रीटी। ये सारी चीज़ें आपके प्री के लिए
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पूछी जा सकती है। होपफुली आपको पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा अच्छे से। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कीप काम। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS3 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एनवायरनमेंट में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में 2019 में ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन आ चुका है। ये आर्टिकल बेसिकली सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के ऊपर है। इसकी जो मेथड्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट होता क्या है, क्या क्या मेथड इसमें आती हैं, उसकी एक मेथड पे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक आर्टिकल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टिकल क्या कह रहा है, तो इंडिया का अभी जो अगस्त महीना है पूरी सेंचुरी में, इस बार का जो अगस्त है पूरी सेंचुरी का अगस्त की बात करें तो सबसे ड्राइस्ट मंथ था। ठीक है, और ये बहुत ही चिंता का विषय है। अगर हम बात करें फार्मर से पर्सपेक्टिव से, तो प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से, तो ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि प्रोडक्शन भी कम होगा, फूड सिक्योरिटी वाला इशू, न्यूट्रिशनल वाला इशू, ये सारी चीज़ें तो होंगी। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं इसको क्लाइमेट चेंज है उससे जोड़ने की। बिल्कुल क्लाइमेट चेंज के कारण ही है ये जो ड्रॉट आ रहा है या सूखा पड़ रहा है अगस्त में। तो अगस्त में जो है इस बार ड्राइस्ट मंथ है इंडिया का पूरे सेंचुरी की बात की जाए, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर आएंगे और अलग अलग चीज़ों पे दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्लाइमेट चेंज के जो भी इश्यूज़ हैं उसको डील करने के लिए जो डेस्परेट स्टेप ली जा रही है वो क्या है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। इसमें क्या कहा गया है, वन ऑफ द डेस्परेट मेथड एंड डेंजरस मेथड दैट इमर्ज फ्रॉम दिस इम्पेटस इज सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। क्या होता है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट? बेसिकली जो भी रेडिएशंस आ रही हैं सोलर से या सन से, उसको हम क्या कर रहे हैं, इनकमिंग रेडिएशन को ब्लॉक कर दे रहे हैं किसी तरीके से, किसी भी जियो इंजीनियरिंग मेथड से हम इसको क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं या फिर इसे वापस भेज रहे हैं। इससे क्या होगा, बेसिकली जो हम नेचर है उसके अगेंस्ट में जाके ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो सके और जो प्लानेट अर्थ है उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो सके, कूलिंग इफ़ेक्ट हो सके। ये जियो इंजीनियरिंग मेथड्स हैं, समझ में आया क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। ठीक, इसकी कुछ मेथड्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो क्लाइमेट इंजीनियरिंग है दैट एम्स टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय रिफ्लेक्टिंग सम ऑफ द सन एनर्जी बैक इनटू स्पेस बिफोर इट कैन हीट अप अगेन। ठीक है, तो ये हमारा सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट होता है, जो क्या है, जियो इंजीनियरिंग मेथड है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो भी सन से एनर्जी आ रही है उसे रिफ्लेक्ट करने की या ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए अलग अलग मेथड जो है यूज़ की जाती है। फर्स्ट मेथड क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन, साई मेथड है। ये आपको 2019 में आई थी। इसमें बेसिकली आपको यही दिया हुआ था, इट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल्स, एग्जांपल सल्फेट एरोसॉल दैट इज इन स्ट्रेटोस्फियर। तो सल्फेट एरोसॉल को कहाँ इंजेक्ट किया जा रहा है, स्ट्रेटोस्फियर में, जिससे क्या हो रहा है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन, ये एक रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल है और वहाँ पर जो भी सन आएगा वो रिफ्लेक्ट, सन की जो हीट आएगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सोलर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, आके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अर्थ जो है क्या होगा, बेसिकली कूल होगा। ये एक तरीका है क्या करने का, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने का, जो क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट को कम करने का। दूसरा तरीका क्या है, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग फाइन डिपॉजिट ऑफ सी वाटर इनटू लो लेवल क्लाउड्स ओवर ओशियंस वेयर दे वुड एक्ट एज क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई एंड इंक्रीज द रिफ्लेक्टिविटी एंड परसिस्टेंस ऑफ क्लाउड। इसमें क्या हो रहा है, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग, ये आया नहीं है आपके प्रीलिम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया जा रहा है, जो सी वाटर है उसके ड्रॉपलेट्स को कहाँ पर, ओशन के ऊपर जो लोअर लेवल पर क्लाउड है वहाँ पर छिड़का जा रहा है, ताकि वहाँ पर क्या हो सके, क्लाउडी फॉर्मेशन बना रहे। अगर क्लाउड ऊपर रहेंगे तो ऊपर से जो भी है ना, हमारे यहाँ हमेशा क्लाउड बने रहेंगे, तो ऊपर से जितना भी सन आएगा वो क्या होगा, क्लाउड से टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हम आर्टिफिशियल क्लाउड डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं सी वाटर के इस्तेमाल से, समझ में आया? इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के कारण जो अर्थ होगा उसमें कूलिंग होगी। ये एक दूसरा तरीका है जो कि जियो इंजीनियरिंग वे है। ठीक, थर्ड हमारा क्या है, स्पेस सन शेड्स।
हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े मिरर लगाने की कोशिश कर रहे हैं, मिरर स्क्रीन। ठीक है, कहाँ पर? L1 पॉइंट पे, लगरांज पॉइंट पे हम लोग बात किए हैं, आदित्य L1 को भेजे हैं, उसी जगह पे हम क्या करने की बात कर रहे हैं, स्क्रीन, सोलर स्क्रीन लगाने की बात की जा रही है, जहाँ से सन की जो रेज होंगी वो यहाँ आएंगी और रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिससे हमारे यहाँ क्या होगा, कूलिंग होगी और ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट कम होंगे। ये हमारा क्या है, थर्ड तरीका है। ठीक है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला एडवांटेज है कि तो क्विकली जो है रिडक्शन होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर है वो क्विकली क्या होगा, कम होगा। एक तो दूसरा ये है कि ये रिवर्सिबल स्टेप है। आपने मान लो कि क्या किया, मिरर हटा दिया, वापस ले आए, तो वापस नॉर्मल जो सोलर एनर्जी, सोलर लाइट है वो अपने आने लगेगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। थर्ड क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, सालों तक के मिटिगेशन एडेप्टेशन कर रहे हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो ये आसान तरीका है, सस्ता तरीका है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, नॉट ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज ओशन एसिडिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एट्सेट्रा कैन बी एड्रेस्ड। ठीक है, सारे जो एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज के वो एड्रेस नहीं हो सकते इससे सिर्फ ग्लोबल का जो टेम्परेचर है वो कम होगा और नहीं। इसके साथ साथ कुछ अनइंटेंडेड साइड इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो यहीं पर आर्टिकल में दिया हुआ है। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पानी गिराने की कोशिश की आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियली पानी गिरा दिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो क्या होगा, इस एरिया में ज़्यादा पानी नहीं आता, यहाँ पर इस जगह पे जब पानी गिरेगा तो लोकस्ट स्वार्म जो है बहुत तेज़ी से ट्रिगर करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान में जितनी भी फसल है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये कौन इसकी भरपाई करेगा? और एक कंट्री अपने फ़ायदे के लिए दूसरी कंट्री का नुकसान कर रही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, जो कि जियोपॉलिटिकल और एथिकल चैलेंजेस कई सारे हैं। कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन लायबिलिटी लेगा? मान लो आपने अपने यहाँ पानी गिराया, कहीं और कुछ और हो गया तो उसके साथ साथ जो प्रेसिपिटेशन जो पैटर्न है वो भी आल्टर कर सकता है। ये सारे इसके क्या हैं, डिसएडवांटेज, और ये बहुत ख़तरनाक है। अगर हम ऐसा देखें तो ये बहुत ही डेस्परेट मूव है। ठीक है, यहाँ पर भी कहा गया है कि ये जो मूव है बहुत डेस्परेट है और इससे बच के रहने की ज़रूरत है। इसी बेसिकली SRM की बात करें तो इसमें एक रिपोर्ट आई है क्लाइमेट ओवरशूट कमीशन की। इसने क्या कहा है कि जो साइंटिफिक मेथड है SRM की, इससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। इसको यूज़ करने के पहले प्रॉपर डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, प्रॉपर डिबेट, डेलिब्रेशन, डिस्कशन होगा, उसके बाद ही हम SRM जैसी जो मेथड्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये जियो इंजीनियरिंग जो मेथड है, ये बेसिकली जो जियो इंजीनियरिंग रिसर्चर है, साइंटिफिक कम्युनिटी है, उन्होंने ये हिदायत दी है, कहा है कि इसको आप यूज़ करने के पहले पूरा डिस्कशन करिए कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे साइंटिफिक जियो इंजीनियरिंग साइंटिस्ट हैं, है ना, वो ये कह रहे हैं कि इसको लेकिन हटाना नहीं है, इसको एक तरीके से सॉल्यूशन की तरह इसे रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है। हम लोग 1.5 डिग्री और 2 डिग्री तक के जो है थ्रेशोल्ड तक टेम्परेचर नहीं कर सकते, ला सकते। तो अगर हमें क्विक सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए ये टेबल पे होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप इसे यूज़ करें या ना करें, लेकिन एक ऑप्शन होना ज़रूरी है। और बेसिकली इस आर्टिकल में इसी को क्रिटिसाइज़ किया है कि इस तरह के ऑप्शन होना बहुत ख़तरनाक है, जो कि नेचुरल नहीं है और अर्थ एज अ इकोसिस्टम के अगेंस्ट है, अनएथिकल है। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ अलग हैं जो कि मैंने डिस्कस किए हैं। कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन लायबिलिटी लेगा, तो ये सब सारे इश्यूज़ होने के कारण ये बेसिकली एक बहुत डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन है और इसको जो है दूर रखने की ज़रूरत है, ना कि इसे प्रॉपरली जो है एज अ सॉल्यूशन की तरह देखा जाना चाहिए। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको ये पूरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, SRM की तीनों मेथड समझ में आ गई होगी और क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, मेंस और प्री दोनों एस्पेक्ट कंप्लीट हो गए। समझ में आया क्या? हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है 3 ईयर्स ऑफ अब्राहम अकॉर्ड्स। यह आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है और आपके प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब्राहम अकॉर्ड आपको पूछा जा सकता है, बहुत समय से पेंडिंग है, डायरेक्टली कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है।
उसके बाद अगर आप बात करें GS2 के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं अब्राहम अकॉर्ड के, ये क्वेश्चन भी पेंडिंग है, अभी तक नहीं पूछा गया है। हालांकि वेस्ट कॉर्ड के बारे में क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर, लेकिन अब्राहम अकॉर्ड के इम्प्लीकेशन नहीं पूछे गए हैं, या इंडिया वेस्ट एशिया जो रिलेशनशिप है उसके बारे में अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है। और ये टॉपिक काफ़ी समय से पेंडिंग है, जिससे जैसे कि SCO इस बार पेंडिंग था और इस बार दिखाई दिया आपको अगले साल वेस्ट एशिया और इंडिया का रिलेशनशिप या अब्राहम अकॉर्ड से जो होने वाले इम्प्लीकेशन है वो क्या हैं, वो डायरेक्टली आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आर्टिकल बेसिकली जो इज़राइल के एम्बेसडर हैं इंडिया में उनके द्वारा लिखा गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बात करेंगे अब्राहम अकॉर्ड की, जो रिसेंटली 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2020 में ये साइन हुआ था, जिसे US ने ब्रोकर किया था। US एज अ मीडिएटर था, नेगोशिएशन किया गया था US के द्वारा। क्या है एग्रीमेंट अकॉर्ड? बेसिकली इट इज़ अ नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन बिटवीन UAE, Israel एंड लेटर जॉइन बाय बहरीन, सूडान, मोरक्को to establish formal diplomatic relationship, and in exchange Israel would suspend its plan to annex part of occupied West Bank। ठीक है, तो ये है क्या? सबसे पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इज़राइल ने क्या किया हुआ है ना, UK ने इज़राइल बनाया कब? 1945 में। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर वाली जगह में जूस थे जो, उनको बसाया गया, और पैलेस्टीन वाले जो कंट्री थी, पैलेस्टीन जो अरेबिक कंट्री थी, वहाँ पर इज़राइल जो है बनाया गया। यहाँ पर जूस को सेटल किया गया 1945 में। उस समय से जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है, 2 अलग अलग स्टेट बनाने की बात की जा रही है इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में। जो अरब कंट्री है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं इज़राइल को, और इज़राइल के ख़िलाफ़ अलग अलग समय में वॉर जो है की गई है पूरी कंट्री के द्वारा, लेकिन हर बार इज़राइल जो है जीत जाता है। ठीक है, बहुत सारे टाइम जो है वॉर हुई, और बहुत सारा एरिया जो है पहले बहुत छोटे से एरिया में था, इज़राइल धीरे धीरे पूरा पैलेस्टीन कब्जा करने वाला है और कब्जा कर रहा है। यहाँ पर एक रीजन है वेस्ट बैंक, उस रीजन को जो है यहाँ पर पैलेस्टीन का मेन एरिया है, ईस्ट जेरूसलेम एरिया है, जो कि बहुत होली है दोनों के लिए, अरब के लिए भी और जूस के लिए भी। ये सारे एरियाज़ पे जो है धीरे धीरे अनेक्स करते जा रहा है कौन? इज़राइल। और ये सारे एरिया में अब जो है रिसेंटली क्या कहा है कि हम जो है एनेक्सेशन को बंद कर देंगे वेस्ट बैंक एरिया में, अगर जो बाकी अरब कंट्रीज़ है वो क्या करें, हमारे साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ को डेवलप करें वापस से। जितनी भी अरब कंट्रीज़ थी वो इसके खिलाफ़ थी, वहाँ पर पैलेस्टीन को सपोर्ट किया जा रहा है। इवन इंडिया के द्वारा भी जो है पैलेस्टीन को हमेशा मॉरली सपोर्ट किया गया है। 1991 के बाद से ही इंडिया ने इज़राइल के साथ रिलेशन, डिप्लोमेटिक टाइज शुरू किए थे। बहुत अच्छे रिलेशन अभी हमारे चल रहे हैं इज़राइल से, लेकिन अभी भी इंडिया जो है पैलेस्टीन का जो कॉज है उसको सपोर्ट करता है और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन UPSC में पूछ चुका है प्रीलिम्स में। बेसिकली पैलेस्टीन और इज़राइल के अलग अलग स्टेट होने चाहिए, ये बात इसमें की जाती है 2 स्टेट सॉल्यूशन में, और बहुत सारी कंट्री 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करती है। हालांकि 2 स्टेट नहीं बन पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि पैलेस्टीन भी सपोर्ट नहीं कर रहा है और इज़राइल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी अब्राहम अकॉर्ड हुआ है और पहली बार जो है डिप्लोमेटिक टाइज़ कई सारी कंट्रीज़ के बीच में, इज़राइल के साथ बहुत सारी अरब कंट्रीज़ के जो टाई हैं, डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, वो क्या हुए हैं, शुरू हो गए हैं। पहली बार नॉर्मलाइजेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है। बेसिकली रिलेशन नॉर्मल हो रहे हैं किस किस के बीच में? जो इज़राइल है और अरब कंट्रीज़ के बीच में। कौन कौन सी कंट्री है? UAE, बहरीन, सूडान और मोरक्को। ये चारों कंट्री बेसिकली डिप्लोमेटिक टाइज़ किसके साथ शुरू कर चुकी है? इज़राइल के साथ शुरू कर चुकी है। और उसके बदले में इज़राइल ने क्या कहा है कि हम वेस्ट बैंक में उसको बिल्कुल भी अनेक्स नहीं करेंगे, वो पैलेस्टीन के लोगों का है, पैलेस्टीन के लोगों का ही रहेगा। ठीक है, तो UAE अगर देखा जाए तो 3rd अरब नेशन है जो इज़राइल को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। इसके पहले इजिप्ट ने 1979 में रिकॉग्नाइज़ कर चुका है इज़राइल को, और जॉर्डन ने 1994 में रिकॉग्नाइज़ किया है किसको? इज़राइल को। इसके अलावा UAE है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया और इज़राइल के बीच में जो है, और ईरान के बीच में रिलेशन ब्रोकर हो रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में अभी एक रिसेंटली मिडिल ईस्ट एशिया जो है वहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे जो है क्या हो रहे हैं, बहुत सारी ब्रोकर डील हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हो रही हैं, ताकि वहाँ पर स्टेबिलिटी इंश्योर किया जा सके। वहाँ जो कंट्रीज़ हैं वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके
फ्रेंडशिप जो है कर रही हैं ऐसी कंट्री से जहाँ पर बहुत ज़्यादा राइवलरी रही है उनके साथ, और पीस जो है मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। वेस्ट एशिया ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिविल वॉर चल रही है, चाहे इराक हो, ईरान हो, ऐसे बहुत सारे जो जगह हैं, सीरिया हो, वहाँ पर भी सिविल वॉर शुरू है। मेन रीज़न क्या है? यूएस का इंटरवेंशन और ऑयल होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर शांति इस्टेब्लिश करने के लिए ऐसी कई सारी डील की गई है। उसमें एक डील अब्राहम अकॉर्ड भी है, जो कि किन किन कंट्री के द्वारा है, ये कंट्रीज़ के नाम याद रखना है। यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को, इन 4 कंट्रीज़ का नाम याद रखना है, ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि इम्प्लीकेशन क्या है या फिर इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। सबसे पहले तो इकोनॉमिक कॉपरेशन। एक तो हम चाहते हैं वेस्ट एशिया में हमेशा स्टेबिलिटी रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ जो 80% तेल आता है, क्रूड ऑयल, वो यहीं से आ रहा है ना। क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर मिडिल ईस्ट में जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो हमें ऑयल नहीं मिलेगा, प्राइसेस राइज हो जाएंगे, डॉलर देना पड़ेगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम मिडिल ईस्ट में चाहते हैं कि हमारे भाई यहाँ पर ना शांति रहनी चाहिए, सेफ्टी और शांति दोनों चीज़ें। समझ में आया क्या? सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी। तो इकोनॉमिक टाइज़ जो कॉपरेशन है वो इंडिया के और बढ़ेंगे अब्राहम अकॉर्ड के। इंडिया यहाँ पर बहुत ही है ना टाइट रोप रिलेशन रख रहा है। इज़राइल के साथ भी रिलेशन है, और पूरे अरब कंट्रीज़ के साथ भी है, सऊदी हो गया, इनके साथ भी रिलेशनशिप है। इसके साथ साथ ईरान के साथ रिलेशनशिप है, जो पर्शियन कंट्री है। तो हर कंट्री के साथ रिलेशन रखे हुआ है, और बहुत ही टाइट रोप चलना पड़ रहा था। अब इंडिया को ये आसानी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप इजराइल के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे तो कोई और कंट्री जो है खफा हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है इंडिया के पर्सपेक्टिव से फॉरेन पॉलिसी के लिए। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी, इंश्योर हो जाएगी, क्योंकि ये अगर रीजन है ना स्टेबल रहेगा तो इंडिया के लिए आसानी से सस्ते में तेल मिल जाएगा। थर्ड, रीजनल कनेक्टिविटी की बात करें। अब ऐसा नहीं होगा कि इज़राइल जाना है तो अलग से जो है एयर स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है। अब सारे एयर स्पेस सब एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं। यूएई से इज़राइल जा सकते हैं, इंडिया जा सकते हैं, यूएई और इंडिया के बीच बहुत फ़्लाइट्स हैं, तो आसान हो जाएगा। जो इंडिया का डायस्पोरा है, इंडिया के जो स्टूडेंट हैं जो इज़राइल में रहते हैं, या इज़राइल से जो लोग आते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है इंडिया आते हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी। इंडिया में टूरिज़्म बढ़ेगा। इज़राइल से बहुत लोग इंडिया आते हैं टूरिज़्म करने। ठीक है, तो बहुत आसानी से इंडिया में टूरिज़्म बढ़ेगा। साथ में स्टेबिलिटी के कारण इंडिया ने U2I2 है ना जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस भी डेवलप किया है, जिसे वेस्ट क्वाड के नाम से कहा जाता है। ये पहला नॉन आइडियोलॉजिकल एंगेजमेंट है वेस्ट एशिया में। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है आइडियोलॉजी से नहीं बंधे हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से बंधे हुए हैं। I2U2 के मेंबर क्या हैं? इज़राइल, इंडिया, UAE एंड US। ठीक है, तो UAE और इज़राइल दोनों ही रिसेंटली जो अब्राहम अकॉर्ड है उससे जो है क्या हुए हैं, डिप्लोमेटिक टाइज बनाए हैं। और इंडिया और US इनके सबके जो है यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे स्टेक्स हैं, इसलिए ये वेस्ट क्वाड बनाया गया है। यहाँ पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए, सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है, और ये पॉसिबल ही क्यों हुआ है? क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड हुआ है, और यही सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए। समझ में आया क्या? डिफेंस टाइज़ इंप्रूव होंगे, है ना। इजराइल से इंडिया के बहुत अच्छे डिफेंस टाइज़ हैं। उसके साथ साथ जो शेयर्ड विज़न है पूरी कंट्रीज़ का मिडिल ईस्ट की, वो है काउंटरिंग टेररिज्म थ्रेट, और वो इंडिया का भी है। तो इंडिया और इजराइल के बीच में जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। समझ में आया क्या? UAE के साथ स्टेबिलिटी होगी। UAE के साथ हम बहुत अच्छे रिलेशन रख रहे हैं। अगर स्पेस की बात करें तो UAE के साथ स्पेस है ना टेक्नोलॉजी कॉपरेशन हो रहा है। इजराइल के साथ डीसेलिनाइजेशन के ऊपर कॉपरेशन हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ों में इंडिया को बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो बेसिकली अब्राहम अकॉर्ड से डायरेक्टली इम्प्लीकेशन हो रहे हैं। समझ में आया क्या? ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो है पार्ट था, और अगले साल आपको 2024 में वेस्ट एशिया के साथ रिलेशन आ सकता है। अब्राहम अकॉर्ड के डायरेक्ट इम्प्लीकेशन इंडिया पे क्या क्या हो रहे हैं वो आ सकता है। ये हमारा आर्टिकल था। ठीक है, थैंक यू, एन्जॉय योर डे।